जाति के बंधन को तोड़कर जब अमित ने अपनी पसंद की लड़की की बात माँ पार्वती जी के सामने रखी तो पार्वती का दिल कई शंकाओं से भर गया। अपनी जाति से अलग लड़की से शादी की बात से वह कई पूर्वाग्रहों से घिर गई। पति दीनानाथ जी का ब्राह्मणवाद उसके आड़े आ गया और फिर, यार तू बड़ी खुशनसीब है कि तेरी बेटी है, पार्वती बोली। बेटियां माता पिता का दुख दर्द हृदय से महसूस करती है। नहीं यार, मत पूछ आजकल की बेटियों के हाल। वे हमारे समय की बेटियां होती थी जो माता पिता विशेषकर माँ का दुख दर्द शिद्दत से महसूस करती थी। आजकल की बेटियां तो माता पिता का सिर दर्द बनकर बेटों से होड़ लेती प्रतीत होती है। तेरी बेटी नहीं है ना, इसलिए ऐसा कह रही है। एक बेटी की माँ शारदा बोली। बेटी से अच्छी आजकल बहू होती है। बेटी तो हर बात पर मुंह तोड़ जवाब देती है, पर बहू दिल ही दिल में भले ही बड़बड़ाए पर सामने फिर भी लिहाज करती है और कहना भी सुन लेती है। आजकल की बहुओं से लिहाज की उम्मीद करना तौबा तौबा। मुंह से कुछ नहीं बोलेंगी पर हाव भाव व आंखों से बहुत कुछ जता देगी। कविता ने शारदा का प्रतिवाद करते हुए कहा, जिन बेटियों का तू अभी अभी गुणगान कर रही थी, आखिर वही तो बहुएं बनती है। ऊपर से थोड़े ही ना उतर आती है। ऐसा नाको चने चबवाती है आजकल की बहुएं, बस अंदर ही अंदर दिल महसूस कर रह जाओ। बेटे पर ज़्यादा हक नहीं जता सकते, वरना बहू उसे माँ का लाडला कहने से नहीं चुकेगी। पार्वती दोनों की बातें मुस्कुराती हुई सुन रही थी और एक लंबा निश्वास छोड़ती हुई बोली, अब मैं क्या जानूं कि बेटियां कैसी होती है और बहू कैसी। ना मेरी बेटी है ना बहू। पता नहीं मेरा नखरेबाज बेटा कब शादी के लिए हाँ बोलेगा, कब मैं लड़की खोजूंगी, कब शादी होगी और कब मेरी बहू होगी। अभी तो कोई सूरत नज़र नहीं आती मेरे सास बनने की। जब तक नहीं आती तब तक मस्ती मार। कविता और शारदा हंसती हुई बोली, गोल्डन टाइम चल रहा है तेरा, सुना नहीं पुरानी कहावत है, पहन ले जब तक बेटी नहीं हुई, खा ले जब तक बहू नहीं आई। इसलिए हमारा खाना पहनना तो छूट गया, पर तेरा अभी समय है बेटा। डांस पर चांस मार ले, मस्ती कर, पति के साथ घूमने जा, पिक्चरें देख, कैंडल लाइट डिनर कर, वगैरह वगैरह। बाद में नाती पोते खिलाने पड़ेंगे और बच्चों से कहना पड़ेगा, जाओ घूम आओ। हम तो बहुत घूमे अपने ज़माने में, तो दिल तो दुखेगा ना। कहकर तीनों सहेलियां व पड़ोसी ने खिलखिलाकर हंस पड़ी और पार्वती के घर से उनकी सभा बर्खास्त हो गई। कविता, शारदा व पार्वती तीनों पड़ोसी ने व अभिन्न सहेलियां थीं। उम्र थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने पर भी तीनों का आपसी तारतम्य बहुत अच्छा था। हर सुख दुख में एक दूसरे के काम आती। होली पर गुजिया बनाने से लेकर दिवाली की खरीदारी तक तीनों साथ करती। तीनों एक दूसरे की राजदार भी थी और लगभग 15 वर्षों पहले जब उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे, थोड़ा आगे पीछे तीनों के घर इस कॉलोनी में बने थे। तीनों ही अच्छी शिक्षित महिलाएं थीं और इस समय अपने 50s के दौर से गुजर रही थी। जिसके पास जो था उससे संतुष्ट और जो नहीं था उसके लिए मन भावन कल्पनाओं का पिटारा उनके दिमाग में अक्सर खुला रहता। लेकिन जो है उससे संतुष्ट रहने की तीनों ही नहीं सोचती, ना ही सोच पाती जो उन्हें नियति ने दिया है कि उसे किस तरह से खूबसूरत बनाया जाए। शारदा की एक बेटी थी जो कॉलेज के फाइनल ईयर में थी। कविता ने 1 साल पहले बेटे का विवाह किया था और पार्वती का बेटा इंजीनियर व प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत एक नखरेबाज युवा था। वह माँ के मुंह से विवाह का नाम सुनकर नाक भौं सिकोड़ता और ऐसा दिखाता जैसे विवाह करना व बच्चे पैदा करना सबसे निष्कर्ष कार्य एवं प्राचीन विचारधारा और उसके जीवन के सबसे आखिरी पायदान पर है। एक तरह से जब सब निबट जाएगा तो यह कार्य भी कर लेगा। शारदा को अपनी युवा बेटी से ढेरों शिकायतें थी। घर के काम काज को हाथ भी नहीं लगाती यह लड़की। कुछ बोलो तो काट खाने को दौड़ती है। कल को शादी ब्याह होगा
तो क्या सास बनाकर इसे खिलाएगी? शारदा पति के सामने बड़बड़ा रही होती। अपनी किताबों पर नजरें गड़ाए बेटी अपनी माँ के ताने सुनकर विफर जाती। फिक्र मत करो, मुझे खाना बनाकर कोई भी खिलाए, आपको तंग करने नहीं आऊंगी। बेटी तक आवाज पहुंच रही थी। वे वक्त झगड़े की आशंका से शारदा हड़बड़ाकर चुप हो जाती, पर बेटी का पारा दिल ही दिल में आसमां छू जाता। वह जब टाइट जींस और टाइट टी शर्ट डालकर कॉलेज या कोचिंग के लिए निकलती तो शारदा का दिल करता कि जींस के ऊपर भी उसके गले में दुपट्टा लपेट दे, पर मन महसूस कर रह जाती। घर में जब बेटी शॉर्ट्स पहनकर पापा के सामने मजे से सोफे पर अधलेटी हो टीवी के चैनल बदलने लगती तो शारदा का दिमाग भन्ना जाता। आग लगा दे इस लड़की के कपड़ों की अलमारी को। और उसके दोस्त लड़के जब घर आते तो वह एक एक का चेहरा बड़े ध्यान से पढ़ती। ना जाने इनमें से कल कौन उसका दामाद बनने को दावा ठोक के बैठे। रोज रोज घर को सिर पर उठा माँ से झगड़ा करने वाली बेटी ने जब एक दिन प्यार से माँ के गले में बाहें डाली तो किसी अनहोनी की आशंका से शारदा का हृदय कांप गया। जरूर कोई कठिन मांग पूरी करने का वक्त आ गया है। मम्मी, मेरे कुछ फ्रेंड्स कल लंच पर आना चाह रहे हैं। मैंने उन्हें बताया है कि आप चाइनीज खाना कितना अच्छा बनाती है। बुला लूं ना सबको? वह मासूमियत से बोली। बेटी की भोली भाली शक्ल देखकर शारदा का सारा लाड दुलार छलक आया। हाँ हाँ, बुला ले अपनी सहेलियों को, बना दूंगी मैं। कितनी सहेलियां हैं? मुझे मिलाकर 8 दोस्त हो जाएंगे मम्मी। वे सारा दिन यही बिताने वाले हैं। बेटी आने वालों के लिए गोलमाल जेंडर शब्द का इस्तेमाल करती हुई बोली। ठीक है। दूसरे दिन शारदा सुबह से बेटी की फरमाइश पूरी करने में लग गई। घर भी ठीक कर दिया। बेटी ने बाकी पर ध्यान भी नहीं दिया, सिर्फ अपना कमरा ठीक किया। ठीक 11 बजे घंटी बजी। दरवाजा खोला तो शारदा गिरते गिरते बची। आंगन तुकों में 4 लड़के थे और 3 लड़कियां। जिन लड़कों को वह थोड़ी देर भी नहीं पचा पाती थी, उन्हें उस दिन ने उसने पूरा दिन झेला, और वह भी बेटी के कमरे में। 8 बच्चों ने वही खाया पिया, वही हंगामा किया और खा पीकर बर्तन बाहर खिसका दिए। शारदा थक कर पस्त हो गई। बेटी फोन पर जब खिलखिलाकर चमकती, आंखों से लंबी लंबी बातें करती तो शारदा का दिल करता उसके हाथ से फोन छीनकर जमीन पर पटक दे। फोन से तो उसे सख्त नफरत हो गई थी। मोबाइल फोन के आविष्कारक मार्टिन कूपर को तो वह सपने में ना जाने कितनी बार गोली मार चुकी थी। सारे झगड़े की जड़ है यह मोबाइल फोन है। बेटी कभी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाती तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर। हाँ, इन मस्तियों के साथ एक बात जो उन सभी युवाओं में वह स्पष्ट रूप से देखती, वह भी अपने भविष्य के प्रति सजगता। लड़के तो थे ही, पर लड़कियां उनसे अधिक थी। अपना कैरियर बनाने के लिए उन्मुख लड़कियों के सामने उनकी मंजिल स्पष्ट थी और वे उसके लिए प्रयासरत थी। घर गृहस्थी के काम, विवाह आदि के बारे में तो वो बात भी ना करती, ना उन्हें कोई दिलचस्पी थी। शारदा जब इन युवा लड़कियों की तुलना अपने समय की लड़कियों से करती तो पसोपेश में पड़ जाती। उसका जमाना भी तो कोई बहुत अधिक पुराना नहीं था, पर कितना बदल गया है। लड़कियों की जिंदगी का उद्देश्य ही बदल गया। कभी लगता उसका खुद का जमाना ठीक था, कभी लगता इनका जमाना अधिक सही है। लड़के लड़कियों की सहज दोस्ती के कारण इस उम्र में आए स्वाभाविक संवेग आवेग किसी उम्र में खत्म हो जाते हैं और बच्चे उनकी पीढ़ी की अपेक्षा अधिक प्रैक्टिकल हो जाते हैं। पर फिर दिमाग धारा दूसरी तरफ मुड़ जाती और वह पार्वती व कविता के सामने अपनी बेटी को लेकर अपना रोना रोती रहती। उसके भविष्य को लेकर निराधार काल्पनिक आशंकाएं जताती रहती। उधर कविता की बहू भी तो कोई पुरानी फिल्मों की नायिका ना थी। आखिर शारदा की बेटी जैसी ही एक लड़की कविता की बहू बनकर घर आई थी। अभी 1 ही साल हुआ था विवाह हुए, इसलिए गृहस्थी के कार्य में वह बिल्कुल अनगढ़ थी। हाँ,
बेटा बहू दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहते। सुबह देर से उठते, बेटा भागदौड़ कर तैयार होता, माँ का बनाया नाश्ता करता और ऑफिस की तरफ दौड़ लगा लेता। थोड़ी देर बाद बहू भी चेहरे पर मीठी मुस्कान लिए तैयार होकर बाहर आती और कविता उसे भी नाश्ते की प्लेट पकड़ा देती। बहू के चेहरे पर दूर दूर तक कोई अपराध बोध नहीं होता कि उसे थोड़ा जल्दी उठकर काम में सास का हाथ बटाना चाहिए था। इतना तो उसके दिमाग में भी नहीं आता। कविता सोचती, चलो सुबह ना सही, अब लंच और डिनर में बहू कुछ मदद कर देगी। पर नाश्ते के बाद बहू आराम से लैपटॉप सामने खींचती और डाइनिंग टेबल पर बैठकर नेट पर अपने लिए नौकरी ढूंढने में व्यस्त हो जाती। वह अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़कर आई थी, इसलिए अब यहाँ पर नौकरी ढूंढ रही थी। पायल छनकाती बहू का ख्वाब देखने वाली कविता का वह सपना तो ढेर हो चुका था। बहू के वेस्टर्न कपड़े पचाने में बहुत भारी पड़ते थे। शुरू शुरू में आस पड़ोस की चिंता रहती थी, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी अधेड़ तो इस दौर से गुजर रहे थे। वे इस नई पीढ़ी को अपनी पुरानी नज़रों से देख परख रहे थे। बेटा शाम को ऑफिस से आता तो कविता सोचती कि बहू उनके लिए ना सही अपने पति के लिए ही चाय बना दे, पर बेटा जो कमरे में घुसता तो गायब हो जाता। कभी दोनों तैयार होकर बाहर आते, मम्मी हम बाहर जा रहे हैं, खाना खाकर आएंगे। उसके उत्तर का इंतजार किए बिना वे निकल जाते और कविता इतनी देर से मेहनत कर बनाए खाने को घूरती रह जाती। पहले नहीं बता सकते थे, बेटे की विवाह के बाद उसका काम बहुत बढ़ गया था। आई तो एक बहू ही थी, पर उसके साथ एक नया रिश्ता आया था। रिश्तेदार आए थे जिनको सहेजने में उसकी ऐसी की तैसी हो जाती थी। बेटे बहू के अनियमित व अचानक बने प्रोग्रामों की वजह से उसकी खुद की दिनचर्या अनियमित हो रही थी। अच्छी माँ व सास बनने के चक्कर में वह पिस रही थी। बच्चों की हमेशा बेसिर पैर की दिनचर्या देखकर उसने बच्चों को घर की एक चाबी ही पकड़ा दी कि जब भी कहीं जाए तो चाबी साथ लेकर जाए, क्योंकि उनकी वजह से वे दोनों कहीं नहीं जा सकते। रसोई में मदद के लिए एक कामवाली का इंतजाम किया, तब जाकर थोड़ी समस्या सुलझी थी। अब बहू को नौकरी मिल गई थी, सो वह भी बेटे के साथ घर से निकल जाती और उससे थोड़ी देर पहले ही घर आती। वह सीधे अपने कमरे में घुसकर आराम करती। कविता सोचती, मज़े हैं आजकल की लड़कियों के, शादी से पहले भी अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीनी है और बाद में भी। एक उसकी पीढ़ी थी जो पहले माँ बाप का डर, बाद में सास ससुर और पति का डर, और अब बेटे बहू का डर। आखिर अपनी ज़िंदगी कब जी हमारी पीढ़ी ने। कविता की सोच भी शारदा की तरह नई पुरानी पीढ़ी के बीच झूलती रहती। कभी अपनी पीढ़ी सही लगती, कभी आज की उनकी खुद की पीढ़ी ने तो विवाह से पहले माता पिता की भी मौका पड़ने पर ज़रूरत पूरी की। संस्कारी बहू रही तो ससुराल में सास ससुर के अलावा बाकी परिवार की भी साज संभाल की, और अब बहू बेटों के लिए भी कर रहे थे। कल इन बच्चे भी पालने पड़ेंगे। शिक्षित कविता सोचती, आखिर महिला सशक्तिकरण का युग इसी पीढ़ी के हिस्से आया है, पर उनकी पीढ़ी की महिलाएं कब इस सशक्तिकरण का हिस्सा बनेंगी, जिन पर पति नाम के जीव ने भी पूरा शासन किया, रुपये भी गिन कर दिए, जबकि खुद ने अच्छा खासा कमा लाने लायक शिक्षा अर्जित की थी। तेरी पसंद अच्छी होगी तो क्यों नहीं पसंद करेंगे, पर तू विस्तार से बताएगा उसके बारे में। क्या सुनना है आपको? लड़की सुंदर है, शिक्षित है, मेरी तरह इंजीनियर है, कैसा महिला सशक्तिकरण, वह आश्चर्य से कहती, और शारदा व पार्वती के आगे बड़बड़ाकर अपनी भड़ास निकालती। उसकी यह विचारधारा उन दोनों शिक्षित महिलाओं को भी प्रभावित करती, पर बाहरी तौर पर, क्योंकि वे सीधे तौर पर तीसरी पीढ़ी से अभी प्रभावित नहीं हो रही थी। पर पार्वती उन दोनों के अनुभव सुन सुनकर बहू के बारे में तरह तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो बैठी थी।
पहले तो बेटा ही इतना नखरेबाज था, ऊपर से बहू ना जाने कैसी हो। बहू की मन भावन काल्पनिक तस्वीर उसने अपने मस्तिष्क के कैनवास से पूरी तरह मिटा दी थी। कविता ठीक कहती है, आजकल की ऐसी बिगड़ैल बेटियां ही तो बहुएं बन रही है। आखिर ऊपर से थोड़े ही ना उतरेंगी। उसका वर्षों का मासूम सा सपना भी दिल ही दिल में दम तोड़ चुका था। जब वह सोचा करती थी कि काश उसकी भी बेटी होती। बेटी तो नहीं हुई, पर बड़े होते बेटे को देखकर वह नन्हा सा ख्वाब पालने लगी थी कि उसकी प्यारी सी बहू आएगी और उसका वर्षों का बेटी का सपना पूरा हो जाएगा। पर कविता की बातों से उसने यह उम्मीद भी छोड़ दी थी। अब वह मन ही मन हर आने वाले संकट के लिए तैयार हो गई थी। वह उम्र में उन दोनों से थोड़ी छोटी थी। पति की अच्छी आय के चलते उसका घर भी उन दोनों से बड़ा था। उसने सोच लिया था कि बहू के साथ ज़्यादा मुश्किल हुई तो बेटे बहू को ऊपर के पोर्शन में शिफ्ट कर देगी। कविता सही कहती है। हमारे लिए महिला सशक्तिकरण के माने कब आकार लेगा। बेटे ने 31वें साल में कदम रख दिया था। अब वह भी चाह रही थी कि बेटे का विवाह कर वह अपनी जिम्मेदारियों से निर्वृत्त हो जाए। पार्वती के पति दीनानाथ जी भी सोचते थे कि उनका रिटायरमेंट से पहले बेटे का विवाह निबट जाए तो अच्छा है। पर जैसे ही बेटे से विवाह की बात छेड़ते, बेटा बहाने बनाकर उठ खड़ा होता। जब भी किसी रिश्ते के बारे में बात चलती, बेटा हवा में उड़ा देता। जब भी किसी लड़की की तस्वीर दिखाई जाती तो पूरे खिसका देता। यह देखते देखते एक दिन वह उखड़ ही गई। ऐसा कब तक चलेगा अमित? कब तक शादी नहीं करेगा तू? अभी जल्दी क्या है मम्मी? आप तो बस शादी के पीछे ही पड़ जाते हो। वह उठते हुए बोला, मैं तुझे आज उठने नहीं दूंगी। 30 साल का हो गया, अभी शादी की उम्र नहीं हुई तो कब होगी? मम्मी, यह आपकी ढूंढी लड़कियां, आखिर मुझे क्या पता कि ये कैसी है। एक दो मुलाकातों में किसी के बारे में कुछ पता थोड़े ही ना चलता है। तो फिर कैसे देखेगा तू लड़की? मैं जब तक लड़की को 2-4 साल देख परख ना लूं, हाँ नहीं बोल सकता। क्या मतलब? पार्वती आश्चर्यचकित होकर बोली। मतलब साफ है, मैं अरेंज मैरिज नहीं करूँगा। तो क्या तूने कोई लड़की पसंद की हुई है? अमित बिना जवाब दिए अपने कमरे में चला गया। पार्वती उसके पीछे पीछे दौड़ी। बोल अमित, तूने कोई लड़की पसंद की हुई है? हाँ, तो फिर बताता क्यों नहीं? इतने दिनों से हमें बेवकूफ़ बना रहा है। बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, बता इसलिए नहीं रहा था कि मेरी पसंद को आप लोग पसंद कर पाओगे या नहीं। तेरी पसंद अच्छी होगी तो क्यों नहीं पसंद करेंगे, पर तू विस्तार से बताएगा उसके बारे में। क्या सुनना है आपको? लड़की सुंदर है, शिक्षित है, मेरी तरह इंजीनियर है, ठीक ठाक सा परिवार है। पर क्या, अगर आपके शब्दों में कहूँ तो वह छोटी जाति की है, उसी जाति की जिन जातियों के आरक्षण का मुद्दा हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है और जिन जातियों पर देश की राजनीति हमेशा गर्म रहती है। और पापा की ब्राह्मणवाद, वह तो घर के नौकर चाकरों तक पर हावी रहता है। वे तो चाहते हैं कि घर में नौकर भी हो तो ब्राह्मण हो। ऐसी स्थिति में और मैं कहीं दूसरी जगह शादी कर नहीं सकता, इसलिए आप मेरी शादी की बात तो भूल ही जाओ। पार्वती का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी स्थिति देखकर अमित परिहास सा करता हुआ बोला, इसीलिए कहता हूँ, मुझे ही बेटा व बहू दोनों समझ लो और मस्त रहो। कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। पार्वती जड़ खड़ी रह गई। कविता और शारदा के बच्चों ने तो उनके सुख चैन ही छीना था, पर उसके बेटे ने तो उसे जीते जी ही मार दिया। घर से भी साधारण और जाति से भी छोटी, जिस लड़की के आने से पहले ही दिल में फांस चुभ गई हो, दिलों में दीवार खड़ी होने की पूरी संभावना पैदा हो गई, उसके घर आने पर क्या होगा सोचा जा सकता है। बेटा तो फिर से अपनी दिनचर्या में मस्त और व्यस्त हो गया, पर उसे ज्वालामुखी के शिखर पर बैठा गया। उसे पता था बेटे के हाथ पीले करने हैं तो बात तो माननी ही पड़ेगी। वह पति से बात करने की
कूटनीति तैयार करने लगी। बहुत मुश्किल था दीनानाथ जी को ब्राह्मणवाद से लड़ना। कई बार तो उसकी खुद की भी बहस हो जाती थी इस बात पर दीनानाथ जी से, पर उसे नहीं पता था कि अमित उसे इस नैतिक दुविधा में डाल देगा। खैर, डरते घबराते जब उसने दीनानाथ जी को बताया तो घर कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया। युद्ध का आगाज हो जाने के कारण वह बिना किसी जतन के बेटे के पाले में फेंक दी गई और दीनानाथ जी अपने पाले में अकेले रह गए। नीत तोप गोले दागे जाते, दोनों पक्ष व्यंग्यवाणों से एक दूसरे को घायल करने में कोताही न बरतते। कई तरह के तर्क वितर्क होते, पर महिला सशक्तिकरण का भूत कुछ कुछ पार्वती के दिमाग को वशीभूत कर चुका था, इसलिए वह डटी रही। आखिर दीनानाथ जी को अपने तीर तरकस जमीन पर रखने ही पड़े। असहाय शत्रु की तरह वे शरण में आ गए, इस शर्त पर कि विवाह के बाद बेटे बहू ऊपर के पोर्शन में रहेंगे। इस बात को अमित व पार्वती दोनों मान गए और दोनों पक्षों की सफल वार्ता की सद विवाह विधि विधान से संपन्न हो गया। अमित ने अपने कपड़ों की अटैची उठाई और दान में मिले पलंग व 4 बर्तनों के साथ एक गैस का चूल्हा खरीदा और ऊपर के पोर्शन में अपनी गृहस्थी बसा ली। पार्वती तो बहू को लेकर पहले ही कई तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त थी। ऊपर से छोटी जाति की लड़की, हालांकि वह बहुत ज़्यादा जातिवाद नहीं मानती थी, पर फिर भी इस स्तर की जाति तक जाना रूढ़िवादिता से ग्रसित उसका मन भी बहुत खुलकर बहू को अपने नहीं पा रहा था। इसलिए उसने भी पति दीनानाथ जी को मनाने की कोशिश नहीं की। बहू बेटे विवाह के अगले दिन 10 दिन के हनीमून ट्रिप पर निकल गए। उसने भी विवाह के बाद के कार्य, रिश्तेदारों में मिठाई, कपड़े वगैरह का लेन देन निपटाया। अपने निकट रिश्तेदारों का इस विवाह में मूड जो उखड़ा था उखड़ा ही रहा। वे फिर भी क्या कर सकते थे। बेटे की मर्जी थी कहकर उन्होंने हाथ झाड़ दिए थे। बच्चों के वापस आने का दिन पास आ रहा था। इसी बीच दीनानाथ जी ऑफिस की तरफ से 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए चेन्नई चले गए। उसके अगले दिन बेटे बहू हनीमून से वापस आ गए। सुबह पार्वती की देर से नींद खुली। उठकर वह बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। मुंह धोकर वह तौलियों से पोंछती हुई बाहर आ रही थी कि सुबह सुबह कोयल सी कुहुक कानों में मधुर संगीत घोल गई। माँ, चाय लाई हूँ आपके लिए। मुखड़े पर मीठी मुस्कान की चाशनी घोले अनुराधा ट्रे लिए खड़ी थी। सुबह सुबह की धूप से उज्जवल मुखड़े पर स्निग्ध चांदनी छिटकी हुई थी। पर तुम क्यों लाई चाय, मैं खुद ही बना लेती। पार्वती को एकाएक समझ नहीं आया क्या बोले। वो अमित ने कहा कि पापा नहीं है तो आप पी लेंगी, नहीं पीना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं वापस ले जाती हूँ। मुखड़े की चांदनी जैसे मलिन हो गई। पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। नहीं नहीं, रख दो, मैं पी लूँगी। खुश हो अनुराधा ने ट्रे साइड टेबल पर रख ही दी। मुखड़ा फिर से लकदक करने लगा। पार्वती का दिल किया बहू को खींचकर छाती से लगा ले, पर नहीं, उंगली पकड़कर उसकी गृहस्थी में उसका अनाधिकार प्रवेश दीनानाथ जी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वह 2 मिनट खड़ी रही, फिर चली गई। पार्वती सुबह उठती और चाय की ट्रे लेकर अनुराधा उसके पास खड़ी हो जाती। ना शारदा की बेटी सुबह उठती है, ना कविता की बहू। अनुराधा भी इंजीनियर है, पर यह कैसे। अगले दिन रविवार था। लंच के समय अनुराधा कढ़ी का कटोरा लिए हाजिर हो गई। माँ, मैंने कढ़ी बनाई है, आज खाकर देखिए कैसी बनी है। कढ़ी खाते हुए पार्वती सोच रही थी, इतनी स्वादिष्ट कढ़ी। इंजीनियरिंग करते करते यह लड़की कब गृहस्थी के काम सीख गई। रात को भी अनुराधा कमल ककड़ी के कोफले रख गई। उसकी सुघड़ता देखकर पार्वती के दिल में सुनी सुनाई आजकल की बिगड़ैल बेटी बहुओं की छवि गडमड्डू हो रही थी। लड़की अनुराधा जैसी भी होती है, पर उसे ज़्यादा भाव नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि दीनानाथ जी को ब्राह्मणवाद उसके समूचे प्यार व सपनों पर हावी हो रहा था।
दूसरे दिन काम वाली ने छुट्टी ले ली, यह कहकर कि उसने अपने भाई के घर जाना है, शाम तक आ जाएगी। ऊपर भी वही काम करती थी। सुबह अनुराधा चाय रख गई। अभी पार्वती चाय पी ही रही थी कि उसे किचन में बर्तनों की खटर पटर की आवाज़ सुनाई दी। वह किचन में गई तो देखा अनुराधा जल्दी जल्दी रात के बर्तन धो रही है। यह क्या कर रही हो अनुराधा? माँ, आज काम वाली दीदी ने छुट्टी की है ना, इसलिए बर्तन धो रही हूँ। ऊपर के तो मैंने उठते ही धो लिए थे। पार्वती आश्चर्य व ममता से अनुराधा को निहारने लगी। तुझे ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? नहीं, अभी तो टाइम है, बस तैयार हो जाऊंगी जल्दी से। बर्तन रखकर सिंक धोकर वह उसकी तरफ पलटती हुई बोली। शारदा और कविता को तो कितनी शिकायतें हैं अपनी बेटी और बहू से, पर अनुराधा कितनी अलग है। उसकी खुद की बेटी होती तो क्या ऐसे ही होती या उनके जैसी होती? दिल फिर किया बहू को छाती से लगा ले, मन भर कर दुलार कर ले, पर दीनानाथ जी की बड़ी बड़ी गुस्सैल आंखें याद आ गई। नहीं नहीं, शादी करा दी किसी तरह, बस दोनों खुश रह ले आपस में, अब नहीं उलझना उसे। पार्वती अपनी बहू का यह रूप देखकर खुशी से झूम उठी। उन्होंने कहा कि अगर बेटी होती तो शायद ऐसा नहीं करती। हाथ पोंछकर अनुराधा चली गई। एक हफ्ता गुजर गया। आज रात की ट्रेन से दीनानाथ जी आने वाले थे। सुबह चाय पीकर पार्वती गेट का ताला खोलने के लिए बाहर जा रही थी कि बरामदे की सीढ़ी से पैर लड़खड़ा गया। एक चीख मारकर वह वहीं बैठ गई। उसकी जोर की चीख सुनकर अमित और अनुराधा भागते दौड़ते नीचे उतरकर उसके पास पहुंच गए। वह अपना पैर पकड़कर कराह रही थी। क्या हुआ माँ? अनुराधा बोली। अचानक से पैर लड़खड़ा गया सीढ़ी पर। दाएं पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ओह, कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो, कहकर अमित पार्वती को उठाकर अंदर ले आया। अनुराधा उसके पैरों के पास बैठकर हल्के हाथों में मलहम लगाती हुई बोली। अभी डॉक्टर के पास ले चलते हैं माँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने उसके पैर में कसकर क्रेप बैंडेज बांध दी। दोनों उसे अस्पताल ले गए। एक्सरे में फ्रैक्चर नहीं आया, मोच आ गई थी। डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने के लिए कहा। सब कुछ कराकर उसे घर छोड़कर अमित ऑफिस चला गया। लेकिन अनुराधा थोड़ी देर बाद उसके पास जाकर बैठ गई। तू ऑफिस नहीं गई? वह आश्चर्य से बोली। नहीं माँ, ऐसी हालत में आपको छोड़कर ऑफिस कैसे चली जाऊँ मैं? फिलहाल कुछ दिन की छुट्टी ले ली है। पापा भी आ जाएंगे आज, ऐसे में खाना भी कैसे बनाएंगी आप? कुछ ना बोला गया पार्वती से। मन भर आया और आंखें भी। दीनानाथ जी के डर पर दिल के उद्गार भारी पड़ गए। मेरी बेटी होती तो ऐसे ही होती, उसने सोचा। नहीं नहीं, ऐसे ही क्यों होती, बल्कि यही है मेरी बेटी। उसने अनुराधा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अनुराधा ने आश्चर्य से उसकी आंखों में देखा, पर पार्वती की आंखों में वात्सल्य का अनंत महासागर हिलोरे ले रहा था। वह हुलस कर पार्वती की बाहों में समा गई। पार्वती का वर्षों का सपना पूरा हो गया था। अनुराधा ने उसके घर व उसके दिल में तो प्रवेश पा लिया था, पर दीनानाथ जी के दिल में प्रवेश पाना टेढ़ी खीर थी। रात की ट्रेन से दीनानाथ जी आए। पार्वती के पैर में पट्टी बंधी देखकर परेशान हो गए, पर पार्वती के चेहरे पर दर्द व परेशानी का नामो निशान नहीं था। वह आराम से पलंग पर पीछे तकिया लगा पीठ टिकाए बैठी मुस्कुरा रही थी। नहीं, यह शिकायत की एक हफ्ता तुम्हारे बिना मन ही लगा बगैर बगैर, कुछ तो गड़बड़ है। दीनानाथ जी अपनी उधेड़ बुन में कपड़े बदलकर नहाने चले गए। बाथरूम से फ्रेश होकर लौटे। दर्द तो नहीं हो रहा है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, पार्वती मुस्कुराते हुए बोली। कुछ खाना तो बना नहीं होगा? बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। तभी दरवाजे पर आहट हुई। देखा तो अनुराधा 2 प्लेटों में खाना लिए खड़ी थी और मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। एक प्लेट पार्वती को अनुराधा ने पकड़ा दी। बिना बेझिझक के दीनानाथ जी से बिना डरे पार्वती ने प्लेट पकड़ ली।
दीनानाथ जी आश्चर्य से अनुराधा को देख रहे थे। अनुराधा ने झिझकते हुए दूसरी प्लेट साइड टेबल पर रखी और वापस चली गई। पार्वती इत्मीनान से खाना खाने लगी। तुम कब से खाने लगी हो इसके हाथ का? दीनानाथ जी के स्वर में क्रोध भरा था। तरीके से बात करो दीनानाथ जी, वह तुम्हारे बेटे की पत्नी है और इस घर की बहू। अब जो जाति हमारी वही उसकी। पार्वती तनिक रोष में बोली। पार्वती के रोष को भांपकर दीनानाथ जी थोड़ा आराम से बोले, ठीक है, पर मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा। तुमसे पहले ही बात हो गई थी। यह शादी मैंने सिर्फ अमित की जिद के कारण की थी, वरना इतनी छोटी जाति में, तुम जानती हो, मुझे तो चोट लगी थी, खाना बना नहीं सकती थी, और वैसे भी मैं तो कभी ब्राह्मणवाद के पीछे इतनी पागल भी नहीं रही हूँ। पर तुम खाना बाहर से ऑर्डर कर लो अपने लिए, लेकिन ध्यान रखना जिस जगह ऑर्डर करो वहाँ किचन में खाना किसने बनाया है उसके ब्राह्मण होने का प्रमाण पत्र अवश्य ले लेना। पार्वती विद्रूप स्वर में बोली। दीनानाथ जी ठगे से पार्वती को देखने लगे। हाँ हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो? ब्याह शादियों में जाते हो, खाना बनाने वालों का, स्नैक्स सर्व करने वाले वेटरों की जाति भी पूछी है तुमने कभी? सड़क मार्गों से लंबी लंबी यात्राएं करते हो ऑफिशियल दौरों के लिए, रास्ते भर रुकते रुकाते खाते पीते जाते हो। क्या वहाँ पर सबकी जाति पूछकर खाते पीते हो? उन सब की जाति पूछ लो। अगर वे सब ऊंची जाति को हो तो मैं अपनी ऐसी सुघड़ सल्लज और प्यारी बहू के हाथ का खाना बंद कर दूंगी, वादा है तुमसे। पर तब तक तुम मुझे टोकना मत, कहकर पार्वती खाना खाने लगी। दीनानाथ जी थोड़ी देर वैसे से खड़े रह गए। पार्वती के तर्कों में दम था। अधिकतर पार्वती उनकी बात हंसी खुशी मान जाती थी, पर जब वह किसी बात पर अड़ती थी तो उसे डिगाना मुश्किल होता था। वे खड़े सोचते रहे। बात तो सच है, इतनी जगह खाना खाते हैं, क्या जाति पूछकर? अनुराधा तो उनकी बहू है। बेटे ने पार्वती ने उसने सहज अपना लिया। उनकी वंशवेल उसी से आगे बढ़ेगी और झूठे दंभ व झूठी जिद के कारण वे उसे अपना नहीं पा रहे हैं। उन्होंने खाने की प्लेट उठाई और पार्वती की बगल में बैठ गए। पल भर के लिए दोनों की नजरें टकराई। दीनानाथ जी ने रोटी का टुकड़ा तोड़कर सब्जी में डुबाया और मुंह में डाल लिया। अंदर की मुस्कुराहट व दिल की पलक अंदर ही दबाए पार्वती चुपचाप खाना खाती रही। दोनों ने खाना खत्म किया ही था कि अनुराधा फिर आ गई। माँ, कुछ चाहिए तो नहीं? पर पापा को खाते देखकर वह अचंभित सी हो गई। बिना छेड़े चुपचाप वापस पलट गई। रुको अनुराधा। दीनानाथ जी अपनी जगह पर खड़े हो गए। बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने बेटा। इंजीनियरिंग करते करते कैसे सीख लिया इतना सब कुछ? हतप्रभ हो अनुराधा अचल खड़ी हो गई। उससे यह सब संभल नहीं पा रहा था। भाव विह्वल स्वर में बोली, आपको अच्छा लगा पापा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार तुम्हारे हाथ का खाना खाया है, इसलिए इनाम तो बनता है। दीनानाथ जी ने अलमारी से कुछ रुपये निकालकर अनुराधा के हाथों में रखे। माँ, पापा की तरफ से अपने लिए कुछ ले लेना। जी पापा। वह भरी आंखों से पैरों में झुक गई। दीनानाथ जी ने झुकी हुई अनुराधा को उठाकर छाती से लगा लिया। माफ़ी चाहता हूँ तुमसे बेटा, कभी कभी बड़ों से भी गलतियाँ हो जाती है। नहीं पापा, कुछ मत बोलिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। जाति को लेकर बिना कोई तर्क वितर्क किए अनुराधा ने दीनानाथ जी को ब्राह्मणवाद के किले को फतेह कर लिया था। दोनों पिता और बहू रूपी पुत्री सजल नेत्रों से गले लिपटे हुए थे। तभी अमित अनुराधा को ढूंढता हुआ नीचे उतर आया। कमरे में आया तो पिता पुत्री को गले लगे देखा। प्रश्नवाचक दृष्टि माँ पर डाली, पर वहाँ भी सजल मुस्कुराहट में सारे उत्तर थे। गर्दन हिलाता हुआ वह भी मुस्कुरा दिया और उल्टे पैरों वापस लौट गया, शायद ऊपर से अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी के बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।